नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे मील का पत्थर जी राम जी। सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली है। कांग्रेस ने सियासत के लिए विकास का विरोध किया। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद के हालिया शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून पास किया गया जिसे वीवी रामजी एक्ट 2025 के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिन लोगों ने लंबे समय से देश के संसाधनों को लूटा और गरीबों को भूखा रहने पर मजबूर किया और युवाओं को पलायन करने और बेरोजगारी का दर्द झेलने पर मजबूर किया, वे अब चिंतित हैं कि अगर वे ऐसे सुधारों और ग्रामीण विकास के इस पारदर्शी तरीके और विकसित भारत के विजन का समर्थन करते हैं तो उनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जी राम जी कानून भारत के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के कुछ लोगों ने देश के संसाधनों पर लंबे समय तक डकैती डाली है। ऐसे लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस कानून पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बिल के लिए इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इसका विरोध कर रहा है। तो जी राम जी कानून मील का पत्थर एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन के लिए गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, यह नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट
देखने को मिलते थे। और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी, और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही है, और इसलिए अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जी राम जी कानून मील का पत्थर, सीएम योगी ने इसकी जमकर सराहना की। उसके अलावा कांग्रेस की जमकर और उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर भड़ास भी निकाली। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जी राम जी योजना जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अब की संसद में बिल के द्वारा जो है उनके द्वारा पास कराई गई, जिसे हम पहले जो है मनरेगा के नाम से जानते थे। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, जिस आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मीडिया के सामने मुखातिब हुए और मुखातिब होकर के उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि जब मनरेगा चलती थी तब भ्रष्टाचार चलता था, और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है ये बिल में बदलाव किया गया है, इसके कानून में बदलाव किया गया है। जिस प्रकार से उनका आरोप था कि जहां पर जो है गरीब लोग नहीं थे, जहां पर किसान नहीं थे, वहां भी केंद्र सरकार से के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाता था और भ्रष्टाचार किया जाता था, और गरीब जनता तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता था। अब इस बिल के माध्यम से उन गाँवों को टारगेट किया जाएगा, उन राज्यों को टारगेट किया जाएगा जहाँ पर मनरेगा जो अब जी राम जी के नाम से ये योजना है, वहां पर जाकर के पूरी तरीके से तय किया जाएगा कि कहां पर कितने पैसे की जरूरत है, जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके जो है इस योजना को जो है उनके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना के अंतर्गत जो है काफी विपक्षी दल को जो है पूरी तरीके से घेरने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा साफ तौर से भ्रष्टाचार बताया गया और उस भ्रष्टाचार को निजात दिलाने के लिए इस योजना के पर बात की गई। जिस प्रकार से कह सकते हैं विपक्षी दल लगातार इस योजना के आने के नाम पर जी राम जी जब से ये योजना का नाम मनरेगा नाम बदल कर जी राम ये योजना आई, तब से विपक्षी दल लगातार जो है घेराबंदी कर रहा है। हालांकि कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और साफ तौर से कहना है कि पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन जो है कांग्रेस और विपक्षी दल के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इस मनरेगा के साथ जो है महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था और जानबूझ करके जो है महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए जो है इस योजना को जो है जी राम जी योजना के तहत लाया गया है। अब ये देखना है जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है मीडिया के सामने जो चीजें कही गई, भ्रष्टाचार की बात की गई और जिस प्रकार से उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस समय फसल हो रही होगी तो उसके अलावा करीब 5 महीने जो है लोगों को रोजगार
रोजगार मिलेगा। लोग जो किसान हैं वो किसान खाली नहीं बैठा रहेगा। फसल लगने के बाद या फसल कटने के बाद जो एक साल में ऐसा वक्त आता है जहां पर जो है मजदूरी करने के लिए उनको शहरों में जाना पड़ता है, अब उनको शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको उनका जो मानदेय है वो आसानी से उनको मिल जाएगा और घर पर ही गांव में ही उनको जो है रोजगार मिल जाएगा। तो कह सकते हैं इन्हीं सब पहलुओं के अंतर्गत जो है उनके द्वारा जो है विपक्षी दलों और खास तौर से कांग्रेस को जो है उनके द्वारा निशाना बनाया गया और अपनी इस योजना के तहत किसानों को फायदा, मजदूरों को फायदा और घर में रह करके कमाई का रास्ता। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल हैं वो इस महत्वपूर्ण योजना का और जो महत्वपूर्ण जो बदलाव हो रहे हैं इसलिए उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुकर्म किए हैं, वो अच्छे काम का स्वागत नहीं करेंगे। मनीष, आप हमारे साथ बने रहे फिलहाल इस खबर पर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम योगी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जी राम जी जो मनरेगा योजना थी उसका नामकरण नया नाम दिया गया है, जिसमें तमाम बदलाव की भी बात कही जा रही है, इसकी खुलकर सराहना की। और अब बात करेंगे निर्वाचन SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी। निर्वाचन आयोग ECI विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर चुका है। यह ड्राफ्ट सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इसे आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। रिवीजन के बाद यूपी में वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक तय की गई है। वहीं 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिकों को 1 महीने का समय मिलेगा, जिसमें वे नाम जोड़ने, संशोधित कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर जांचें और किसी भी तरह की त्रुटि या नाम छूटने की स्थिति में तय समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। जा सकता है जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है और अब ड्राफ्ट सूची के बाद जिन लोगों के जो नाम इस ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होंगे वो दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल जो ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग जो है आज के जो यहाँ के नवदीप जी हैं वो मीडिया के सामने मुखातिब हुए। सबसे पहले अगर देखा जाए जिस प्रकार से 27 अक्टूबर को SIR कराने की जो घोषणा जो है उत्तर प्रदेश में की गई थी और उसी दिन जो है जो 2003 की जो वोटर लिस्ट थी उसको ब्लॉक कर दिया गया था और 4 तारीख से जो कह सकते हैं कि 4 नवंबर से SIR की प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश में चालू हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जब 1 महीने का वक्त बीतने के बाद भी जो है पूरी SIR प्रक्रिया में ये देखा गया कि 2.97 करोड़ जो है नाम जो है कट रहे थे, 2.97 करोड़ नाम कट रहे थे। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है दिल्ली पत्र लिख करके और समय मांगा गया और 15 दिन का और समय दिया गया। लेकिन अब 15 दिन का समय पूरा होने के बाद जो है आज जब अपना वो ड्राफ्ट लेके आए तो उसमें जिस प्रकार से देखा जाए 2.89 करोड़ जो नाम अभी भी वोटर लिस्ट से गायब है। जिस प्रकार से हालांकि उन्होंने मृतकों की संख्या जो है 57 लाख के आसपास उनके द्वारा बताई गई कि इनकी मृत्यु हो चुकी, पलायन की बात उनके द्वारा की गई कि काफी लोग पलायन कर चुके। लेकिन जिस प्रकार से उनके इस आंकड़े को जो है देखा जाए, जिस प्रकार से उनके द्वारा बताया गया और उस ड्राफ्ट में ये देखा गया जो शहर हैं चाहे लखनऊ हो या कानपुर हो या प्रयागराज हो, सबसे ज्यादा संख्या जो है शहरों में जो है नाम कटने की सामने आई है। तो वहां पर एक बात जरूर नवदीप जी के द्वारा जरूर की गई, उनके द्वारा ये साफ तौर से कहा गया कि अभी 1 महीने का वक्त और भी है और फॉर्म 6 भर के जो है
वो यहाँ पर अपने वोट को जो है जुड़वा सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग से हम लोग की भी बात हुई, उनका साफ तौर से कुछ ऐसी कमियां और खामियां कि घरों तक फॉर्म जरूर पहुंचाए गए, फॉर्म भरे गए, फॉर्म लेने के बाद जो है बीएलओ के द्वारा जो है कई घरों में ये कॉल किया गया। कॉल करने के बाद ये कहा गया कि 2003 का हमें कोई दस्तावेज है उन 13 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दिया जाए। बहुत लोग ने लापरवाही की है, बहुत लोगों ने जाकर के उन दस्तावेजों को नहीं जमा किया, जिसकी वजह से जो आशंका जो है निर्वाचन आयोग को उनके द्वारा भी जताया जा रहा है। इसी के तहत उनका ये मानना है कि 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं जिनको नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस जारी करके जो है उनसे जो है कहा जाएगा कि अपने प्रमाण यहाँ पर दीजिए और अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए। ये आशंका सभी को है, क्योंकि बहुत से लोग जो है लापरवाही करते हैं, लापरवाही के चलते उन्होंने फॉर्म भरा लेकिन दस्तावेज नहीं पहुंचाए। ये एक सबसे बड़ा कारण बनना है सामने देखने को। वहीं पर कह सकते हैं कि अब ये देखना है, जिस प्रकार से 1 महीने का वक्त है, इसको लेकर के नवदीप जी ने ये जरूर कहा है कि जो जितनी पार्टियां हैं उनको वोटर लिस्ट पहुंचा दी गई है। जिस प्रकार से अब लोकल तौर पे जो है वहाँ के सभासद हैं या वार्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो अब इन जो वोटर जिनके द्वारा दस्तावेज नहीं दिए गए हैं वो उनके माध्यम से उन दस्तावेजों को वहाँ पर पहुँचा करके उनके वोटर को उसमें जुड़वाया जाए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चुनाव आयोग को और निर्वाचन आयोग, इनको सभी को इस प्रकार की समस्या, हालांकि जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहा है कि यूपी में एसआईआर प्रक्रिया होने के बाद सिर्फ एक घुसपैठिया मिला जो ये एसआईआर हो रहा था, जो नेता लोग कह रहे थे कि एसआईआर के माध्यम से जो है काफ़ी संख्या में घुसपैठियां मिलेंगे। जो जानकारी अभी तक निकल के आए सूत्रों के द्वारा कि अभी तक सिर्फ एक घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आने की बात सामने आ रही है। अभी ये सूत्रों के हवाले से अभी इस पर पूरी तरीके से आयोग के द्वारा जो है कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो कह सकते हैं कि विपक्षी दल आप घुसपैठिया। बिल्कुल मनीष, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से अब यूपी में एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अब जो है यूपी में वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम जो है वो कटेंगे। और आगे हम बात करेंगे गैस वितरण घोटाला। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गैस वितरण घोटाला। बेमेतरा में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। लंबी लाइनें, तय समय सीमा में सिलेंडर न मिलना और परिवहन शुल्क को लेकर विवाद है। इन सब के बीच खाद्य विभाग की जांच टीम ने विक्रम गैस एजेंसी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद फूड इंस्पेक्टर धर्मवीर शर्मा के नेतृत्व में जांच टीम भारत गैस एजेंसी के कार्यालय पहुंची। यहां उपभोक्ताओं से सिलेंडर वितरण और मूल्य के संबंध में जानकारी ली गई। मौके पर 3 और कार्यालय में 3 कुल 6 उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए गए हैं। उपभोक्ताओं ने पुष्टि की कि बिना होम डिलीवरी के उनसे 924 रुपए वसूले गए। जांच दल प्रमुख धर्मवीर शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों और मौके पर दर्ज बयानों के आधार पर एजेंसी संचालक को नोटिस जारी किया गया। इसमें समय सीमा पर सिलेंडर उपलब्ध न कराने और निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर जवाब मांगा गया। शिकायतकर्ताओं ने साक्ष्यों के साथ एजेंसी संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बिना होम डिलीवरी 888.90 रुपए लेने के बजाय 930 रुपए वसूले गए। उपभोक्ता ने फोन पे के माध्यम से भुगतान किया और उसका स्क्रीनशॉट बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण जांच में विलंब हुआ, लेकिन अब उपभोक्ताओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई एजेंसियों में सिलेंडर की रिफिलिंग में भी खेल होता है। भरे सिलेंडरों से 1 से 2 किलो गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भर दी जाती है। नियमानुसार एजेंसी संचालक को नापतौल विभाग से सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर वजन कर सिलेंडर देना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। इस खेल में अन्य प्रदेशों के लोगों और एजेंसी संचालकों की मिलीभगत बताई जा रही है। जी, इस वक्त मैं भारत गैस एजेंसी जहां पे गैस संचालन करते हैं मुभट्ठा रोड के सामने में खड़ा हूं। यहाँ सुबह 7 बजे से लोग काफ़ी परेशान हैं,
1 किलोमीटर से अधिक लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद आज 10 से 11 बज गए, लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद टंकी मिल रहा है। और एक चीज़ और है, 888 रुपये 90 पैसे में उनको टंकी उपलब्ध कराना होता है और 33 रुपये 10 पैसा घर पहुंच सेवा है। उससे भी यहाँ आने के बाद 924 रुपये के जगह में 930 रुपया लिया जा रहा है। भैया का नाम है, का परेशानी? अमित होती है? रजक। अपन बात ला पूरा बात। मोर नाम अमित रजक है, मैं विद्यानगर के रहिया, वार्ड नंबर 2 की। हाँ, का परेशानी होती है? परेशानी बहुत है भैया। अभी बताओ पूरा बात बताओ। मैं सुबह 7 बजे से लाइन लगे हाँ, आज 10:30 बज गए है, अभी मोला टंकी मिली छे। जिन 24 घंटा मिल जाना रही से ओहू प्राप्त नहीं हुआ है। और आज ऐसे हो गए नवा खबर है हवाए, आज 4 ठो गाड़ियाँ है और आन दिना तो एक गाड़ी आवा है, ओकर बाद बंद कर देवा कि काल आहू परसों आहू, ऐसे के हमला कहा है फिर आवन फिर जावन, मतलब 4 दिन 5 दिन व्यर्थ जावा हमन के। और रोजी पानी वाला आदमी हमारे। आज पत्रकार आए थे, आज पत्रकार आए हवाए, 4 गाड़ी आए है और एक पहली तो आवाज भी नहीं दी थी। लगातार शिकायत तो हो ही रही है। अब मैं खुद अभी विक्रम को फोन लगाया था, उसका साफ साफ कहना है हम कुछ नहीं कर सकते महाराज जी, जो प्रक्रिया हो रही होने, जो करना है जो कर ले। तो ऐसा शासन के प्रति भी ऐसा जो अवज्ञा दिखा रहा है उसके प्रति सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पर्सनली भी होगा और प्रशासनिक अधिकारी लोग जो करेंगे सो होगा ही। ये विक्रम बहुत बड़ी गलती कर रहा है, हमारे जनता को जो इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसको उसको जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। और मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया था महोदय जी, आपके सामने फ़ोन लगाया था कि इतनी लंबी व्यवस्था है, बोलता है हम तो टंकी दे रहे हैं। मैंने कहा टंकी कितने बाद दे रहे हो ये तो बताओ करके। उसे कहना है महाराज जी हमारी प्रक्रिया यही है। देखे कि गाली गलौज का भी आरोप लगाया जा रहा है और भीड़ को बढ़ा दिया जाता है। और यहाँ आने के बाद भी ओटीपी में 1 घंटा लाइन में लगाना पड़ रहा है। एक तो गैस एजेंसी में 1 घंटा अलग लाइन लगाना पड़ता है पर्ची में और 1 घंटा यहाँ ओटीपी में। उसके बाद लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद टंकी मिल पाता है। ऐसे क्यों हो रहा है? भुगतान पर्ची में भी गड़बड़ी सामने आई। एक पर्ची में बेस मूल्य 880 रुपए, जीएसटी 22 रुपए जोड़कर कुल 924 रुपए अंकित है। वहीं दूसरी पर्ची में बेस मूल्य 880 रुपए, कैश एंड कैरी रिबेट 33 रुपए घटाकर कुल 888 रुपए अंकित है। परिवहन शुल्क को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार एजेंसी की जिम्मेदारी है कि सिलेंडर सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचाया जाए, सही वजन और लीकेज की जांच की जाए। ग्राहक को 48 घंटे के भीतर सिलेंडर मिलना चाहिए और डिलीवरी बॉय को इंस्टॉलेशन व लीकेज चेक करना अनिवार्य है। गैस एजेंसी संचालक को कार्यालय व गोदाम में स्टॉक, मूल्य दर सूची, शिकायतों के निराकरण और अग्निशमन से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करनी होती है। लेकिन जांच में पाया गया कि इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए सामान्य जानकारियां भी प्रदर्शित नहीं की जा रही हैं। मैं गैस के एजेंसी गैस लेबर आया हूँ, मतलब यानी कि आज 2 घंटा 3 घंटा से यहाँ खड़े हो। मतलब कब की पर्ची कटवाए हैं? पर्ची आज ही कटे, मतलब सुबह कटवाए। सुबह से कटे। तो सुबह के बजे लाइन में लगे? अब सुबह यानी कि 2 घंटा हो गए लगे। मतलब का परेशानी हुआ? अब परेशानी यही है कि मतलब यानी कि मिल ही के बैठे हैं, मिल ही के बैठे हैं। और मान लो यानी कि गैस खत्म हो गया तो फिर खाली टंकी भर के जाबो और हम फिर सुबह करना पड़ा। इसी तैसे करा के लाइन लगा वो फिर खड़ा हो। ये काफी परेशान है लोगन मन है। पहले भी विभाग में शिकायत करी से ऐसे गैस एजेंसी के ऊपर आगे का होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, मतलब समय में मिलना चाहिए सर टंकी। मतलब मोर भूमिका रात्रि नाम हवे, हमन हाँ 8 बजे के आए हमन, अभी 10 बजे हमन गैस मिला थे। बहुत टाइम हो गया आए हवे, सब जन पब्लिक मन भी भीड़ में हवे। अभी पर्ची कटवाए हो के घंटा बकत करेला पर्ची के और यहाँ आए के बाद के घंटा लाइन के बाद आपका लगेगी? आधा घंटा तो पर्ची कटाई लगी से और अभी 2 घंटा बाद भाग गैस मिलत हवे। का लगत है आप लोग कैसे होते दिक्कत का बार समय बर्बादी फालतू में लोगन मन के, सब जन के समय बर्बाद होते थे। जना ड्यूटी जाना थी मन ड्यूटी जाही थी मन वाला टाइम हुआ थे। बेमेतरा में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर खाद्य विभाग की जांच टीम की कार्रवाई। अब देखना होगा कि एजेंसी संचालक पर क्या कदम उठाए जाते हैं और उपभोक्ताओं को राहत कब तक मिलती है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और अब हम बात करेंगे खेल का हक मैदान पर द्वंद। बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के इकलौते खेल मैदान राइफल क्लब को नीलाम करने के लिए निकाली गई विज्ञप्ति के बाद उमड़े जनाक्रोश के चलते जहां सभी विपक्षी दलों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ बिगुल बजा दिया है, वहीं इसी क्रम में बांदा समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं
और पदाधिकारियों व खेल प्रेमियों सहित शहर के खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर तत्काल बांदा के राइफल क्लब खेल मैदान का नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। बांदा शहर का ये खेल मैदान लगभग 140 साल पहले तत्कालीन जमींदार ने खेल मैदान के लिए दिया था। इस खेल मैदान ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। इसी खेल मैदान पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, आरपी सिंह जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं। लेकिन आज उनकी विरासत को कभी इस मैदान पर किराएदार बनकर आया बांदा विकास प्राधिकरण कब्जा कर नीलाम कराने पर उतारू है। हजारों करोड़ रुपए की कीमत का ये खेल मैदान राजनीतिक भूमाफिया व प्रशासन की मिलीभगत से नीलाम करने पर लगा हुआ है। इस मैदान को नीलाम करने के लिए 21 जनवरी का दिन निर्धारित किया गया, जिसकी विज्ञप्ति भी प्रकाशित हो चुकी है, जिससे बांदा के खिलाड़ियों व आम जनता में आक्रोश के चलते ऐसी प्रक्रिया आ रही है। इस प्रकरण को बांदा में बबेरू से विधायक विशंभर यादव ने विधानसभा में भी उठाया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस नीलामी को रोकने की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने से नाराज आम लोगों के साथ पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया। पिछले दिनों कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने नीलामी के दिन आत्मदाह की भी बात कही। देखिए, मैदान जा रहा है तो सारे खिलाड़ी और खेल प्रेमियों की जो दिल की धड़कन है वो धड़कन जा रही है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं और आघात हमारे साथ हो रहा है, हुआ है, हम ऐसा आभास कर रहे हैं। और मैं हसनुद्दीन सिद्दीकी वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ। मैं सीनियर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, भारत में स्वर्ण पदक विजेता हूँ सीनियर्स में, और 17 नेशनल्स को रिप्रेजेंट किया है, मैंने प्रतिनिधित्व किया है। और भारतीय विश्वविद्यालय टीम का ओपनर था 1988 में, और 1987 में मैंने सीनियर इंडिया में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी मैदान से खेलकर पल बढ़ कर के मैंने ये उपलब्धि हासिल की है। और स्पोर्ट्स कोटे से मैं भारतीय रेल की चेकिंग ब्रांच में मैक्सिमम ग्रेड पर नौकरी पर था। माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने के बाद समाज सेवा के उद्देश्य से मैंने नौकरी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामने का काम किया, इस उद्देश्य से कि मैं समाज सेवा करूंगा, खिलाड़ियों के हित में करूंगा और हमारे जनपद और प्रदेश और देशवासियों के हित में जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उठा नहीं रखेंगे। आज ये जो खेल का मैदान जा रहा है, इस खेल के मैदान में प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी सभी आ चुके हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम इस मैदान को नहीं बिकने देंगे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम उनकी उन बात को, उस वाणी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ये जो प्राधिकरण झूठ और फरेब करके उस मैदान को हथियाना चाहता है और हथिया रहा है, तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम खड़े हैं इस समय बांदा के कलेक्ट्रेट परिसर पर और मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक और खिलाड़ी भी खड़े हैं। आज ये लोग बांदा के राइफल क्लब मैदान को बचाने के लिए आए हैं। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, सर क्या नाम आपका? डॉक्टर मकसूदन कुशवाहा जी, अगर हम बात करें यहाँ इस आंदोलन की, आखिर क्या कारण पड़ा कि ये आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई? बांदा शहर के मध्य में स्थित राइफल क्लब मैदान है जो खेल का मैदान है। इस बांदा शहर की आत्मा कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस खेल के मैदान में तमाम सारे खिलाड़ी ऐसे खेले हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। मेजर ध्यानचंद जी भी उस मैदान पर खेले हैं। ऐसा खिलाड़ियों का मैदान है, और खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि उस मैदान पर बांदा के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अगर ये खेल का मैदान ही नहीं रहेगा तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से बांदा की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी? हमारी महिलाएं भी हैं। क्या नाम है जी आपका? निशा जी, कैसे आप इस आंदोलन को के माध्यम से रोकेंगी खेल मैदान को बिकने से? जैसे अभी कि हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हमारे श्रद्धेय नेताजी ने पहले घोषणा कर दी है, उसी आधार पे हम आज जो संकल्प लेके आए हैं, अंत तक हम लड़ाई लड़ेंगे। 21 जनवरी इसकी निर्धारित की गई है। क्या देखने वाली बात होगी कि क्या उस तारीख को इसकी नीलामी होगी, और नीलामी होगी तो वहाँ पर आम आवाम किस तरीके से उस नीलामी को रोकने का काम करेगी, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बांदा से के लिए भगत सिंह। राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर उठे जन आक्रोश ने बांदा से में खेल संस्कृति और युवाओं के भविष्य की लड़ाई को नई दिशा दे दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस जनभावना का सम्मान करती है या फिर विरोध की आवाज और बुलंद होती है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट।
और अब हम बात करेंगे करोड़ों का शौचालय ताले में कैद। बाराबंकी जनपद के त्रिवेदीगंज क्षेत्र के ख्वाजापुर गांव में विकास कार्यों की हकीकत सामने आ गई है। आपको बता दें, करोड़ों की लागत से बनाए गए सामुदायिक शौचालय जो पिछले 5 साल से बंद पड़े हैं, जिसके चलते ग्रामीण आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय केवल कागजों में बना है और कागजों में बना दिखाया गया, जबकि धरातल पर व्यवस्था पूरी तरीके से नदारद है। ग्राम प्रधान रेखा यादव पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से प्रधान ने एक बार भी शौचालय का निरीक्षण नहीं किया है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर खाना पूर्ति की गई है और जनता के साथ धोखा हुआ है। निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शौचालय निर्माण में बड़े घोटाले की संभावना है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। और अब हम बात करेंगे माघ मेले पर माघ मेले पर समीक्षा। प्रयागराज में माघ मेले के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रथम स्नान के दौरान सामने आई तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना तथा आगामी स्नान पर्वों के लिए व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित की जाए और सभी शौचालय की नियमित सफाई हो। मैनेजमेंट के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सफाई कर्मियों की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की जाए। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।